हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। यहाँ पर रूस यूक्रेन पर हमला तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हाई अलर्ट पर रखा है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि कितने भी बुरे दिन आए लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर की बात नहीं होगी, लेकिन अब मामला ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है और ये सिचुएशन यूक्रेन और यूरोप तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो देख सकते हैं, पुतिन ऑर्डर न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स ऑन हाई अलर्ट स्लैम्स वेस्ट यूक्रेन वॉर। रशिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्सेनल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड अ ह्यूज कैश ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल व्हिच फॉर्म द बैकबोन ऑफ इट्स डेटरेंस फोर्सेस। यानी कि रशिया के पास सबसे बड़ा आर्सेनल है न्यूक्लियर वेपन्स का, और बैलिस्टिक मिसाइल तो इसके पास बहुत ज़्यादा है। एसोसिएट प्रेस, पुतिन पुट्स न्यूक्लियर फोर्स ऑन हाई अलर्ट एस्केलेटिंग टेंशंस, यानी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो संडे के दिन ही यहाँ पर पुतिन ने ऑर्डर कर दिया था कि जहाँ जहाँ पर रूस की न्यूक्लियर आर्मी है या न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं उनको हाई अलर्ट पर रख दिया है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अलर्ट पर रहिए। तो इस तरह की न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी जा रही है और इस चीज़ की वजह से यूक्रेन और यूरोप में काफ़ी डर का माहौल हो गया है, क्योंकि अगर वॉर और बढ़ता है और रूस पर और ज़्यादा सैंक्शंस लगते हैं तो शायद पुतिन यहाँ पर अपने देश पर आई मुसीबत से बचाने के लिए न्यूक्लियर वॉर भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वॉर का माहौल होता है और अगर आपके पास एक बेहद ही विनाशकारी हथियार है तो आप सोचने लगते हैं कि अगर मेरे देश पर खतरा है तो क्यों ना इस हथियार का इस्तेमाल करूं। तो ये स्थिति काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि पहले तो न्यूक्लियर डिफेंसिव पर्पस के लिए ही देश अपने पास रखते थे, लेकिन यहाँ पर मामला ऑफेंसिव होता जा रहा है। पुतिन ने हर बार लोगों को अपने एक्शन से चौंकाया है, और चौंकाने वाली बात आती है तो मैं बता दूं कि रूस चेचन्या में सफल नहीं हो पा रहा था, लेकिन पुतिन के आने के बाद हो गए। फिर लोग कहते थे कि रूस जॉर्जिया में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन रूस ने वहाँ, या मैं कहूँ तो पुतिन ने ऐसा किया और जॉर्जिया के 3 टुकड़े कर दिए, साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया। फिर ये कहा जाता था कि वो क्रीमिया में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुतिन ने रातों रात क्रीमिया को रूस में मिला लिया। और फिर डॉनबास में लगा था कि वो यहाँ युद्ध नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उन्होंने युद्ध छेड़ा, और ना ही युद्ध छेड़ा बल्कि वहाँ पर 2 देश बना दिए। तो अब जैसी स्थिति हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच कि अगर यहाँ पर कुछ गलत हो गया तो क्या पुतिन यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का बटन दबाएंगे, यही सवाल अब परेशान कर रहा है। और फिर यहाँ पर पुतिन ने अब अपनी न्यूक्लियर आर्मी को अलर्ट पर रखा है, और यहाँ पर पुतिन हमेशा चौंकाता है। और पुतिन ने जब यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर किया था तो उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताया था इसको, लेकिन बाद में ये फुल स्केल इन्वेजन में तब्दील हो गया। तो पुतिन ने ऑर्डर देते हुए ये कहा था कि बाहर का कोई भी अगर हस्तक्षेप करेगा तो उसे ऐसे नतीजे भुगतने को मिलेंगे जो उसने सोचे भी नहीं। तो कुछ ऐसे पुतिन ने दूसरे देशों को वार्न किया था कि हमारे मामले में बदलना, तो वरना अंजाम इतना बुरा हो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और वो इस समय काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है यूक्रेन के मामले में। और अगर आप देखोगे किस तरह से रूस के अगेंस्ट स्टेटमेंट आ रहे हैं और उसे देखकर तो शायद पुतिन और अगर आप देखो तो यहाँ पर सैंक्शन लगा दिए रूस के अगेंस्ट कि उससे रूस की इकोनॉमी तबाह नहीं। अगर आपको स्विफ्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम था सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बेसिकली जब भी हम कोई बैंक ट्रांसफर करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड इससे पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर IFSC कोड का काफ़ी महत्व है और इसके बिना ट्रांजेक्शन ये सब तो देश के अंदर चल जाएगा और इसमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन जब देश के बाहर पेमेंट करनी हो या बाहर से पेमेंट रिसीव करनी हो तो तब काफ़ी काम होता है। और यहाँ पर स्विफ्ट कोड डालकर इसके बिना कोई पेमेंट देश के बाहर नहीं होता। तो रूस पर वेस्टर्न ब्लॉक में स्विफ्ट बैन लगी है और ये रूस के लिए डिजास्टर साबित हुआ। इससे पहले सिर्फ ईरान के ऊपर ही लगा रखा था स्विफ्ट बैन और किसी देश के ऊपर नहीं लगा रखा था। सबसे खतरनाक सैंक्शन, अगर किसी सैंक्शन को नहीं लगाता है तो स्विफ्ट बैन, इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। और रूस दुनिया का सबसे बड़ा गैस एक्सपोर्टर है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर है। तो रूस इतनी लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता है तो वो सब कर पाएगा, इससे रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। देश में रशिया कितना गेहूं 37
यूक्रेन के। यूक्रेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस दिखा रहा है और उसने रूस को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा दिया है। आप देख सकते हैं कि रूस ने कहाँ कहाँ से अटैक किया था। साउथ की तरफ से अटैक किया, नॉर्थ की तरफ से अटैक किया, ईस्ट की तरफ से अटैक किया, यानी 3 तरफ से अटैक किया है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था ना कि रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन को घेर लिया है, तो वहीं से ही इसने अटैक कर दिया है। खार्किव पे कब्जे करने की कोशिश की, साउथ के काफ़ी सारे शहरों पे कब्जा कर लिया है रूस ने। इसके अलावा कीव में भीषण बमबारी चल रही है और यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि अब तक 5000 रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने मार दिया है। और अधिकारियों ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये कहा है कि उस लड़ाई में 5300 रूसी सैनिकों को मार दिया है। रूस के 191 टैंकर तबाह कर दिए, 29 लड़ाकू विमान फाइटर जेट तबाह कर दिए, 29 ही हेलीकॉप्टर और सेना को ले जाने वाली 816 हथियारबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी यूक्रेन ने रशिया को दे दी है। तो आपको क्या लगता है, पुतिन न्यूक्लियर अटैक करेंगे यूक्रेन के ऊपर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।